सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 14 अशुद्धि शोधन तथा पाठ 20 संवाद लेखन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, जैसे आपने लिपि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके बारे में जाना था, ऐसे ही आज हम पाठ 14 में अशुद्धि शोधन यानी कि जो अशुद्ध शब्द या वाक्य दिए गए हैं उनका शोधन यानी उनको शुद्ध करेंगे। और दूसरा पाठ 20 में संवाद लेखन, जो हम बातचीत करते हैं उसको हम किस प्रकार लिखते हैं वो भी सीखेंगे। और इन दोनों पाठों का केवल एक ही व्याख्यान रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संवाद किसे कहते हैं। संवाद लेखन के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले है कि हम अपने दैनिक जीवन में, दैनिक यानी कि जो हमारा रोजमर्रा का जीवन है, विभिन्न व्यक्तियों से बातचीत करते हैं। दो या दो से अधिक लोगों का आपस में बातचीत करना ही संवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संवाद। दो या दो से अधिक लोगों का आपस में बातचीत करना ही संवाद कहलाता है। जब इस बातचीत को लिखा जाता है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे कहते हैं हम संवाद, ठीक है। और जब उसे हम लिखते हैं, उसी बातचीत को जब हम लिखते हैं तो वो कहलाता है संवाद लेखन। संवाद का अधिकतर प्रयोग नाटक, फिल्मों आदि में किया जाता है। कहानियों और उपन्यासों के बीच में छोटे छोटे संवादों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम जानेंगे संवाद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है बच्चों, संवाद छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। जब जो भी हम संवाद लिखते हैं, बातचीत लिखते हैं, वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। दूसरा, भाषा सरल होनी चाहिए, ये नहीं कि आप किसी भी भाषा का प्रयोग करें और सामने वाला उसको समझे नहीं, तो भाषा सरल होनी चाहिए। तीसरा है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। देखो, जब आप लिखते हो तो विराम चिन्ह लगाते हो ना, कहीं प्रश्नवाचक, कहीं पूर्ण विराम, कहीं अल्प विराम। तो यहाँ पर भी जब हम बातचीत को लिखते हैं तो वहां विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। अगला है, संवाद विषय से संबंधित होने चाहिए। अगर संवाद दिया गया है, दो मित्रों की बातचीत है खेलकूद के बारे में, तो वो उस विषय से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि शुरुआत तो हमने की थी कि दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं खेलकूद के बारे में, लेकिन वो अंत तक किसी और ही विषय पर बातचीत करने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो बातचीत किसी एक विषय से पर कर रहे हैं तो वही उसका विषय होना चाहिए। अगला है, संवाद में दया, हर्ष, उत्तेजना के अनुसार विराम चिन्ह लगाने चाहिए। संवेदना में दया, हर्ष, उत्तेजना, जहां पर आप दया दिखा रहे हो, जहां पर आप अपनी खुशी दिखा रहे हो, जहां आप अपनी उत्सुकता दिखा रहे हो, उसी के अनुसार हमें विराम चिन्ह लगाने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक जो आपकी पुस्तक में दिया गया है उस संवाद लेखन को जानेंगे। उसके बाद जो आपके पुस्तक में अभ्यास कार्य के लिए दिए गए हैं, तो वो दो आपको मैंने करके दिखाए हैं यहाँ पर, वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेना। सबसे पहले है बच्चों, संवाद ये दिया गया है जिसको मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। गृह कार्य यानी कि होमवर्क करने के संबंध में पिता और पुत्र का संवाद, है ना, पापा और बेटे का संवाद, उनकी दोनों की बातचीत हो रही है यहाँ पर। तो एक वाक्य पिता बोल रहे हैं, एक वाक्य पुत्र बोल रहा है, तो इस तरह ये संवाद हमें लिखना है। और जहां पर भी हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता है वहां हम विराम चिन्हों का भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पिता पुत्र से कह रहे हैं, आयुष कहाँ जा रहे हो। अब देखो यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अब आयुष उत्तर दे रहा है, पिताजी मैं खेलने जा रहा हूँ। पिता, क्या तुमने विद्यालय से मिला गृह कार्य पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया क्योंकि पिताजी प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। आयुष, नहीं अभी नहीं किया।
तो नहीं के बाद हमें रुकना है तो अल्प विराम का प्रयोग किया। अब पिता कह रहे हैं तो पहले अपना गृह कार्य करो फिर खेलने जाना। आयुष कहता है, जो लड़के का नाम है, पिताजी खेल कर लूंगा। पिता, नहीं बेटा, पहले पढ़ लो फिर खेलने जाना। फिर आयुष उत्तर देता है, अच्छा पिताजी। अब यहाँ पर अल्प विराम लगाया, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर भी देखो अल्प विराम लगाया, क्योंकि यहाँ पर भी वो थोड़ी देर रुका। फिर खेलने जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम। पिताजी कहते हैं, शाबाश, हाय, शाबाश, छी, धत, ये होते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसके आगे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शाबाश के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। बेटा, उसके बाद पूर्ण विराम। तो देखा आपने बच्चों इस उदाहरण को कि किस तरह पिता और पुत्र की बातचीत हुई। तो ये उसी विषय पर बातचीत हो रही है कि उसने गृह कार्य किया है, क्यों नहीं किया, कब करोगे। तो ये किसी और विषय पर बातचीत नहीं कर रहे, सिर्फ इनका विषय था गृह कार्य को लेकर बातचीत। तो आप भी कभी भी बातचीत यानी कि संवाद लेखन लिखते हो तो इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना। संवाद आपके छोटे होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, और जहां पर भी आप उसमें खुशी, दुख, उत्तेजना आदि दिखा रहे हो तो वहां पर उन विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा है जो आपका अभ्यास कार्य में दिया गया है, जिसको लिख दिया है मैंने यहाँ पर। ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, ये आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने आपके लिए लिखा है। तो आपको किस प्रकार लिखना है, सबसे पहले आप ऊपर विषय लिखोगे कि बातचीत हो रही है, किसके बीच हो रही है, किस विषय पर हो रही है। तो यहाँ पर लिखोगे नंबर 1 डालकर, फल बेचने वाले तथा ग्राहक के बीच संवाद। और नीचे फिर आपने लिखना है, एक बार इसमें कौन बोलेगा, ग्राहक, एक बार फल वाला। तो 2 ही पात्र हैं इसमें, ग्राहक और फल वाला। तो ग्राहक फल बेचने वाले से, जैसे आप किसी से फल खरीदने जाते हो तो आप ग्राहक हो, है ना। तो फल बेचने वाले से संतरे किस भाव दिए हैं, उसने प्रश्न पूछा। अब फल वाला उत्तर देता है, संतरे 50 रुपए हैं। ये अब रुपए का जो साइन हो गया है वो हिंदी में अब ऐसे लिखते हैं, तो आपने भी ऐसे लिखना है। ग्राहक संतरे देखकर, अब वो संतरे देखता है ग्राहक। देखो कुछ उसकी जो क्रियाएं हैं उनको हम ब्रैकेट में यानी कि कोष्टक के अंदर लिख देते हैं, जैसे फल बेचने वाले से संतरे देखकर 40 रुपए प्रति किलो लगा लो तो 1 किलो ले लूंगा। फल वाला जवाब देता है, 45 रुपए प्रति किलो से कम नहीं लगा पाऊंगा बाबूजी। ग्राहक कहता है, ठीक है 1 किलो दे दो। फल वाला कहता है, यह लीजिए। वो उसको 1 किलो संतरे दे देता है। फिर ग्राहक कहता है, यह सेब किस भाव दिए। फल वाला जवाब देता है, यह सेब 50 रुपए प्रति किलो है। आगे फिर ग्राहक कहता है कि सेब 40 रुपए के भाव लगा लो। फल वाला कहता है, कितने सेब लोगे। अब वो पैसे कम करवा रहा है तो उससे पूछ रहा है फल वाले कि कितने सेब लोगे, कितने किलो लोगे। तो ग्राहक कहता है 1 किलो ले लूंगा। फल वाला जवाब देता है कि 45 रुपए प्रति किलो लगा दूंगा। ग्राहक नहीं, ग्राहक उसको जवाब देता नहीं और संतरों के 45 रुपए देकर अपने घर चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये दूसरा संवाद इस तरीके से लिखना है। अगला संवाद है डॉक्टर और एक रोगी का संवाद। ये जो डॉक्टर और रोगी का संवाद है, या जो आपका पिछला संवाद था ग्राहक और दुकानदार की बातचीत या ग्राहक और फल वाले की बातचीत, इसको आप भी अपने शब्दों में लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जो मैंने लिखा है आपको सिर्फ वैसा ही लिखना है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। तो इसमें पहले डॉक्टर बोल रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है। किससे पूछा है, मरीज से। अब मरीज उत्तर देता है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर कहता है कि कहीं चोट तो नहीं आई है। मरीज कहता है, जी नहीं, अपने आप ही हो रहा है। डॉक्टर कहता है, बुढ़ापे में इस तरह हाथ पैरों में दर्द तो होता ही है। उनके पास जो मरीज आया है कोई बुजुर्ग व्यक्ति ही होगा, तो उनसे कह रहे हैं वो कि बुढ़ापे में इस तरह हाथ पैरों में दर्द तो होता ही है। अब मरीज जवाब देते हैं,
मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहता है रात को सोते समय पैरों में सेक लगा लेना। मरीज, कोई अन्य उपाय, कोई और दूसरा उपाय भी है? डॉक्टर कहते हैं कि मैं दवाई दे देता हूँ, जब ज्यादा दर्द हो तो इसके सेवन से आपको लाभ मिलेगा। सेवन यानी कि उस दवाई को लेना, जब ज्यादा ही दर्द होगा तो आप ये दवाई ले लेना और इससे आपको लाभ मिलेगा। और मरीज फिर अंत में धन्यवाद कहता है, और धन्यवाद के बाद हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। तो बच्चों, इस प्रकार आपके ये दोनों मैंने जो अभ्यास कार्य में दिए गए हैं ये कर दिए हैं, जिसको आपने नोटबुक में लिखना है। और संवाद लेखन कि जो आप जितनी बोलकर उसको लिखोगे उतनी ही आपको अच्छे से उसका अभ्यास भी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आपका पाठ 14, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि आज हम इसमें व्याख्यान 1 में पाठ 14 भी करेंगे और पाठ 20 भी करेंगे। तो पाठ 20 जो आपका था संवाद लेखन, वो आपको मैंने समझा दिया है। अब है हमारा पाठ 14 अशुद्धि शोधन, यानी कि अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना। अब अशुद्ध शब्द भी हो सकते हैं हमारे और अशुद्ध वाक्य भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? अशुद्ध शब्द और अशुद्ध वाक्य। तो आप ये चित्र देख रहे हो, पहले इसमें देखो लिखा हुआ है ऋषि, फिर उसको सही करके लिखा हुआ है ऋषि। दूसरा मिठाइयाँ, ये गलत दिया हुआ है, फिर उसको सही करके लिखा हुआ है मिठाइयाँ। इसी तरह त्योहार, उसको भी सही करके लिखा हुआ है त्योहार। तो बच्चों, आपने इन चित्रों को देखा, इनके नीचे एक ही शब्द की दो दो वर्तनियां दी गई हैं, यानी कि 2 तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से भी और दूसरे तरीके से भी। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी वर्तनी ठीक है? तो आप कौन सी बताओगे? ये वाली, जो हमारी लाल रंग से लिखे हुए शब्द हैं, ये हमारी वर्तनी होती हैं बेटो, मात्राएं। ठीक है, तो आपने सही पहचाना कि आप ऋषि को सही बताओगे। यहाँ जो लाल रंग से लिखा है मिठाइयाँ, ये सही है, और यहाँ पर त्योहार जो लिखा हुआ है लाल रंग से, वो सही है। ठीक है, तो हिंदी में क्या है कि हिंदी में हम प्राय जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है। यदि आप सही लिखना चाहते हो, आपको देखो पहले भी कई वीडियो में बताया है मैंने कि जब तक आप उस शब्द का सही से उच्चारण नहीं करोगे तब तक आप उसको नहीं लिख पाओगे। जब आप पाठों के कठिन शब्द याद करते हो, है ना, अपनी पुस्तक से, तो वो क्या है, अगर आप गलत उच्चारण करोगे तो आप गलत लिखोगे। अगर आप उस शब्द का सही उच्चारण, सही बोलोगे उसको, तो उसको आप सही से लिख पाओगे। ठीक है, यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो लेखन में होने वाली अशुद्धियां, यानी कि हमारा जब हम उस शब्द को बोलेंगे सही, तो हमारी जो लिखने में गलतियां होती हैं वो भी कम होगी। ये पाठ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप मुझे अपना जब गृह कार्य करके भेजते हो, या आपका जो टेस्ट आता है, या आपकी कक्षा परीक्षा आती है, या आपके जो एग्जाम आते हैं, वो आप हमेशा लिख कर भेजते हो, तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आपकी वो सारी गलतियां कम हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें बताया है सारी चीजें कि किस प्रकार शब्द को लिखना है, किस प्रकार हम वाक्य का सही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे अशुद्धियों के प्रकार की, जो हमारी गलतियां होती हैं वो कैसे होती हैं। तो अशुद्धियों के बच्चों 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वर्तनी की अशुद्धि, यानी कि हम शब्द की जो मात्राएं होती हैं वो गलत लगा देते हैं। दूसरा है वाक्यों की अशुद्धियां, दूसरा है वाक्यों की अशुद्धियां, यानी कि वाक्य हम गलत लिख देते हैं कई बार। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। अब हम सबसे पहले हम जानेंगे वर्तनी की अशुद्धियां। गलत उच्चारण एवं गलत श्रवण। उच्चारण होता है बोलना और श्रवण होता है सुनना, यानी कि गलत बोलना और गलत सुनने के कारण वर्तनी संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं। जैसे कई बार कक्षा में हम आपको कुछ श्रुतलेख बोल देते हैं, कुछ कठिन शब्द बोल देते हैं, तो कई बार आप उसको गलत सुन के गलत लिख देते हो। आपको सुनाई कुछ और देता है, हम कुछ और बोल रहे हैं, है ना, आप कुछ और लिख देते हो उसको, तो उससे भी गलतियां हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले जानेंगे अ और आ संबंधी अशुद्धि। तो पहला शब्द है अत्याधिक। ठीक है, लेकिन होता क्या है वो शुद्ध शब्द? अत्यधिक। इसी तरह साप्ताहिक, और शुद्ध क्या है? साप्ताहिक। ठीक है,
अब आप ये शब्द हमेशा सही लिखना। अगला है छोटी ई और बड़ी ई संबंधी अशुद्धियां। जैसे अशुद्ध शब्द है तिथि, यहाँ पर त पे छोटी मात्रा, थ पे बड़ी मात्रा, लेकिन हम तिथि लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? त पे छोटी की मात्रा और थ पे भी छोटी ई की मात्रा, तो बन गया तिथि। इसी तरह दीवार, आप इसको बोलोगे तो दीवार, लेकिन सही शब्द क्या है? दीवार, यानी कि द पे बड़ी ई की मात्रा। ठीक है। अगली है अशुद्धि हमारी उ तथा ऊ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध शब्द है प्रभु, है ना, ये गलत है। सही शब्द क्या होता है? प्रभु, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा आती है इसमें। इसी तरह है पालतू। अब हमने छोटा उच्चारण किया ना ऊ का, तो जल्दी बोल दिया पालतू, लेकिन होता क्या है सही शब्द? पालतू, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है। अगला है रि तथा र संबंधी अशुद्धियां। जैसे अब आपने एक शब्द बोला ऋण, लेकिन उसको इस प्रकार नहीं लिखना, हमने लिखता है रि और ण, रि ऋषि वाला रि आएगा। ठीक है। इसी प्रकार मातृभूमि, अब इसमें बड़ी की मात्रा है तो ये हमारा गलत है। सही किस प्रकार लिखेंगे हम? मातृभूमि। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर त्र नहीं आएगा, त के नीचे रि आएगा, त्रि, मातृभूमि। अगला है ए और अ संबंधी अशुद्धियां। जैसे ऐरावत, ऐरावत हमारा अशुद्ध वाक्य है। सही क्या होता है? ऐरावत। इसी तरह एनक, एनक हमारा गलत है। शुद्ध शब्द क्या है हमारा? ऐनक। अगली है ओ तथा औ संबंधी अशुद्धियां। जैसे औखली, औखली हमारा अशुद्ध शब्द है। शुद्ध क्या है? ओखली। इसी तरह औरत, औरत गलत है, औरत, औ की मात्रा आएगी। ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी अशुद्धियां थी, शब्दों की अशुद्धियां। ठीक है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, जिसको हमने सही करके लिखा है यहाँ पर। अगली आती है बच्चों हमारी वाक्य संबंधी अशुद्धियां। अभी तक तो हमने वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धियां। इसके बारे में क्या बताया गया है कि व्याकरण में नियमों का सही ज्ञान ना होने से वाक्यों को बोलते या लिखते समय अशुद्धियां हो जाती हैं। आपने पहले भी पढ़ा था, व्याकरण हमें नियमों का सही ज्ञान करवाता है, शुद्ध रूप में बोलना, शुद्ध रूप में पढ़ना तथा शुद्ध रूप में लिखना। अगर हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा तो हमारे वाक्य गलत होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियां। लिंग होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो हम क्रिया हमारी अगर स्त्रीलिंग है और हमने शब्द पुल्लिंग लिख दिया तो हमारा गलत होगा। देखिए जैसे अशुद्ध दिया हुआ है, पिताजी आई हैं। अब आई हैं तो स्त्रीलिंग के लिए आता है, तो शुद्ध वाक्य हमारा क्या होगा? पिताजी आए हैं। इसी तरह गाड़ी चल रहा है, क्या आना चाहिए? गाड़ी चल रही है। दूसरी जो गलतियां होती है वो हमारी होती हैं वचन संबंधी अशुद्धियां, यानी कि हमारे वचन गलत होते हैं। हम एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं और बहुवचन की जगह एक वचन का। जैसे मेरा बाल काला है। अब बाल तो सारे ही काले होते हैं, लेकिन यहाँ पर गलत दिया हुआ है मेरा, तो सही वाक्य क्या है? मेरे बाल काले हैं। इसी तरह वह जा रहा है होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वह जा रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं तो बहुत सारों के लिए प्रयोग किया गया है, तो सही वाक्य बनेगा वे जा रहे हैं, तो वे हमारा बहुवचन है। अगली जो गलती है कारक संबंधी अशुद्धियां। यहाँ पर कारक में ने, से, के लिए, को, ये आते हैं ना हमारे कारक, तो यहाँ पर उसकी गलती है। जैसे पहला वाक्य है नवनीत अपना काम किया है। अब ये सुनने में हमें अजीब सा लग रहा है वाक्य, और गलत भी है व्याकरण की दृष्टि से। सही क्या होना चाहिए? नवनीत ने अपना काम किया है। ने, कारक का प्रयोग किया हमने यहाँ पर ने। इसी तरह मेरे से खाना नहीं बना, है ना, ये भी गलत है, तो सही वाक्य है मुझसे खाना नहीं बना। ठीक है। तो यहाँ पर मुझ आएगा मेरे की जगह। ठीक है। तो बच्चों आज हमने इस पाठ में सीखा शुद्ध उच्चारण करने से ही शुद्ध लेखन संभव है। अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, वर्तनी की अशुद्धियां और नंबर 2 है वाक्यों की अशुद्धियां। चलिए बच्चों, अब हमने
अशुद्धि वाला जो शोधन पाठ है, पाठ 14 हमने कर लिया है। अब इसका एक एक करके हम प्रश्न, जो अभ्यास कार्य के प्रश्न है वो हल करेंगे। आपको भी इसी तरीके से पेंसिल से अपनी व्याकरण की पुस्तक में इस अभ्यास कार्य को हल करना है। प्रश्न 1 है जिसमें नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप के सामने सही का निशान लगाइए। अब आपको यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 3 शब्द दिए गए हैं जिसमें से एक सही है, उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लगा दिया है परमा, ये भी गलत है। प्रमाण, परमाण, तो ये गलत है। तो सही वाक्य कौन सा है? शब्द हमारा प्रमाण। इसी तरह ख में भी हमारा दर्पण, ये वाला शब्द सही है, तो इसके सामने सही का निशान लगाया। इसी तरह इस वाक्य में भी ग में भी हमारा ओखली शब्द सही है, तो इसके सामने सही का निशान लगाया। अगला है मातृभूमि। अब मातृभूमि लिखा हुआ है, यहाँ है मातृभूमि, तो हमारा ये शब्द सही है, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला है बच्चों मृग। मृग का अर्थ होता है हिरण, ठीक है, तो ये भी हमारा शब्द सही है, तो हमने यहाँ पर इसके सामने सही का निशान लगाया। ठीक है, इस प्रकार आपने इस प्रश्न को अपनी पुस्तक में करना है। जानेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, अभी यहाँ पर अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं जिसके सामने हमें शुद्ध वाक्य लिखने हैं। पहला है मेरा कपड़ा फट गया है। ठीक है, अब ये वचन संबंधी अशुद्धि है, तो हमने क्या लिखना है? मेरे कपड़े फट गए हैं। दूसरा है ख, उनको बाजार जा रहे हैं। ठीक है, उनको बाजार जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। क्या आना चाहिए? वे बाजार जा रहे हैं। अगला है ग, माताजी खाना बना ली है। ये भी गलत है। सही वाक्य क्या होना चाहिए? माताजी ने खाना बना लिया है। अगला वाक्य है घ, मेरे को बाजार जाना है। अब सही क्या होना चाहिए? मुझे बाजार जाना है। ड है खरगोश को काटकर सेब खिलाओ। तो सही क्या है? खरगोश को सेब काटकर खिलाओ। ठीक है, इस प्रकार आपने ये 5 वाक्य जो अशुद्ध थे हमारे, हमने शुद्ध करके लिखे हैं, तो आपको भी अपनी पुस्तक में इस प्रकार लिखने हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। आप देखो, आपकी पुस्तक में 3 तरह के प्रश्न दिए गए। आपको सही के निशान भी लगाना है, आपको वाक्य को भी शुद्ध करना है, और यहाँ आपने शब्दों को शुद्ध करके भी लिखना है। जैसे दिया हुआ है कवि, कवि नहीं होता, कवि होता है, छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है। इसी तरह श्रीमती नहीं होता, श्रीमती होता है, तो बड़ी का प्रयोग किया। इसी तरह अभी आपने बुक में भी पढ़ा था, पालतू नहीं होता, पालतू होता है। इसी तरह एकता, एकता नहीं होता, एकता होता है। अगला है पौधा, पौधा नहीं होता, पौधा, औ की मात्रा। इसी तरह साधु, साधु नहीं होता, क्या होता है? साधु। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ये पूरा अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में हल करना है। बच्चों, आज हमने जो अशुद्धि शोधन पाठ पढ़ा और संवाद लेखन जो पाठ पढ़ा, उसी के आधार पर आज का आपका काम है जो गृह कार्य है। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, तो ये शब्द दिए गए हैं 5, ये गलत लिखे हैं। ठीक है, तो आपने इनको शुद्ध करके लिखना है। प्रश्न नंबर 2। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर ये 4 वाक्य दिए गए हैं जो अशुद्ध है, गलत है, जिसको आपने सही करके लिखना है। इसमें वचन संबंधी, लिंग संबंधी, कारक संबंधी अशुद्धि हो सकती है, जिसको आपने यहाँ इनके सामने लिखना है। और ये सारा कार्य आपको अपनी हिंदी के नोटबुक में करना है। प्रश्न 3 है जो संवाद लेखन से संबंधित है। देरी से आने पर छात्र और शिक्षक के मध्य बातचीत, यानी कि बच्चा देर से आया है, आपने छात्र की जगह छात्र लिखना है, एक बार शिक्षक, एक बार छात्र, एक बार शिक्षक, एक बार छात्र, इस प्रकार लिखना है। जो बच्चा देरी से आया है
और शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद यानी कि बातचीत हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। अगली कक्षा में एक बार हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।